नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अजंता क्लासेस जयपुर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 कलोल, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी जयपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। याद रखिएगा कलोल में। कहाँ स्थापित हुआ, कलोल में। और आपका कलोल आपका कहाँ है, तो कलोल आपका गुजरात में। कहाँ है आपका, कलोल है आपका गुजरात में, ठीक है। थोड़ा सा इन ऑप्शन के खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, क्योंकि वैसे पढ़ने में हमको भी मज़ा नहीं आता है और पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता है, ठीक है। कि ऐसे पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, झड़ाक देना, आंसर दे, आगे बढ़ जाए, वैसे नहीं मजा आएगा, ठीक है। ऑप्शन के खोपड़ी में छेद करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। प्रयागराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, प्रयागराज, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि दूसरा सेकेंड नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा प्रयागराज में। कहाँ स्थापित हुआ, प्रयागराज में, ठीक है। देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, तो प्रयागराज में, ठीक है। लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, लखनऊ। अगर आपको कह दे कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लखनऊ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है, तो पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। एक बार और हम आपको बता देते हैं, देश का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, तो कलोल में। और कलोल आपका कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। प्रयागराज दूसरा, देश का दूसरा नैनो यूरिया प्लांट किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज को कहा जाता है, ठीक है। लखनऊ को क्या कहा जाता है, तो नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम ओरियर्स किताब किसने लिखी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एग्जाम ओरियर्स किताब किसने लिखी, तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी चेतन शर्मा, ठीक है। तो एग्जाम ओरियर्स किताब किसने लिखी, तो एग्जाम ओरियर्स किताब आपके श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। किसने लिखी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम ओरियर्स किताब को लिखा है, ठीक है। इन ऑप्शन की खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, ठीक है। समझते हैं हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुस्तक का क्या नाम है, तो याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसके पुस्तक का नाम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुस्तक का नाम है। भर भर के एग्जाम में पूछेगा, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसके पुस्तक का नाम है, तो राजेंद्र प्रसाद के पुस्तक का नाम है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के पुस्तक का क्या नाम है, तो विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसके पुस्तक का नाम है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के पुस्तक का नाम है, ठीक है। और श्री नरेंद्र मोदी के पुस्तक का क्या नाम है, तो एग्जाम ओरियर्स मैंने आपको बताया है, ठीक है। चेतन शर्मा, अगर आपको कह दे कि वन इंडियन गर्ल किताब किसने लिखी, तो चेतन शर्मा ने। किसने लिखी, चेतन शर्मा ने। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया। ऑप्शन नंबर ए असगर वजाहत को, ऑप्शन नंबर बी माधव हाड़ा को, ऑप्शन नंबर सी रामदरस मिश्र को, ऑप्शन नंबर डी भगवंत अनमोल को, ठीक है। तो 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो याद रखिएगा असगर वजाहत को। किसको दिया गया, असगर वजाहत को दिया गया, ठीक है। और इनको क्यों दिया गया, क्योंकि इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है महाबली नाटक। क्या नाम है, महाबली नाटक, ठीक है। असगर वजाहत के नाटक का क्या नाम है, महाबली नाटक। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब इन ऑप्शन को खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। भगवंत अनमोल, इनको दिया गया था साहित्य युवा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य युवा पुरस्कार किसको दिया गया था, तो भगवंत अनमोल को दिया गया था, ठीक है। रामदरस मिश्र, इनको क्या दिया गया था, तो 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, तो रामदरस मिश्र को दिया गया था, ठीक है। और 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था, तो असगर वजाहत को दिया गया था, ठीक है। माधव हाड़ा, इनको 32वां बिहार पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, 32वां बिहार पुरस्कार किसे दिया गया था, तो माधव हाड़ा को दिया गया था, ठीक है। उम्मीद है जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं क्लियर हो गए होंगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो असगर वजाहत को दिया गया है। और 31वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, तो रामदरस मिश्र को दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए टॉमिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी मैलिक अम्ल, ठीक है। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेब में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इन ऑप्शन को खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, ठीक है। समझते हैं हम लोग टॉमिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा चाय,
चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉमिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? चाय में टॉमिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, टार्ट्रिक अम्ल आपके इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, ठीक है। और मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को बात कर ले, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। किस में पाया जाता है? तो दूध और दही में पाया जाता है, ठीक है। और बात करें हम आपको टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। किस में पाया जाता है? तो भाई टमाटर में पाया जाता है। क्लियर हुआ? जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया सभी को आप नोट करते हुए चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 21 जून, ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा इन ऑप्शन को खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हूँ आपको, उसको आप कमेंट कीजिए कि चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ठीक है। 20 मार्च को आपको क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है आपका? तो 21 जून को आपका योग दिवस का मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 21 जून को आपका? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 20 मार्च को आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को और योग दिवस आपका 21 जून को, ठीक है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को चिल्ड्रंस डे, ठीक है। क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए कि चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ऊंचाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर सी बोरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी फायदामीटर, ठीक है। तो ऊंचाई का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा अल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है, ठीक है। अब इन ऑप्शन के खोपड़ी में हम लोग करते हैं छेद, ठीक है। अगर आपको कह दे कि समुद्र की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाए? तो नॉटिकल माइल्स का। किसका? नॉटिकल माइल्स का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और अगर आपको कह दे कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फायदामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? फायदामीटर का। और समुद्र की दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक ऑप्शन बच जा रहा है आपका बोरोमीटर, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो बोरोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्लियर हुआ? एक बार मैं और आपको बता देता हूँ फिर से अच्छा से, ठीक है। ऊंचाई मापने के लिए किसके द्वारा या फिर ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का, ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है। समुद्र की दूरी मापने के लिए तो नॉटिकल माइल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सभी यंत्र का नाम है। क्लियर हुआ? आगे देखने हम लोग अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1894, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल 1948, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई? 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा ल्यूसाने में, ठीक है। और इसके हाल फिलहाल में एक अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है आपका थॉमस वाक। क्या नाम है? थॉमस वाक नाम है, ठीक है। हाल फिलहाल में ये अध्यक्ष बने थॉमस वाक, ठीक है। अब इन ऑप्शन के खोपड़ी में हम लोग करते हैं छः, ठीक है। समझते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 1935 आपको याद है आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और अगर आपसे बात करें कि आरबीआई के प्रथम भारतीय या फिर आरबीआई के भारतीय गवर्नर प्रथम सॉरी क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके क्वेश्चन में
आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा सी.डी. देशमुख। क्या थे? सी.डी. देशमुख। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख थे। ठीक है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी राष्ट्रीयकरण, क्या राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है। चलिए हम आपको कह रहे हैं कनाडा की राजधानी कहाँ है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए ओटावा, ऑप्शन नंबर बी कैनबरा, ऑप्शन नंबर सी नोम पे, ऑप्शन नंबर डी मस्कट। ठीक है। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा ओटावा। कहाँ है कनाडा की राजधानी? ओटावा में। ठीक है। कैनबरा, कैनबरा किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा कैनबरा में। ठीक है। नोम पे, अगर आपको कह दे कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा नोम पे। नोम पे में नोम पे किसकी राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी। ठीक है। मस्कट किसकी राजधानी है? तो ओमान। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो भाई मस्कट में। ठीक है। कुछ और हम लोग प्रश्नों की बात कर ले। मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा काहिरो। काहिरो किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है। और कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है। और अगर 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 आपसे पूछ दे कि कंबोडिया की राजधानी, तो नोम पे। ठीक है। मस्कट किसकी राजधानी है? तो ओमान की। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु का खोज किसने किया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। परमाणु का खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रिट्स, ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी डाल्टन। ठीक है। तो परमाणु का खोज किसने किया? याद रखिएगा परमाणु का खोज डाल्टन ने किया। किसने किया? डाल्टन ने किया। ठीक है। और परमाणु शब्द का खोज किसने किया? परमाणु शब्द का खोज किसने किया? तो डेमोक्रिट ने किया। परमाणु शब्द का खोज डेमोक्रिट ने किया और परमाणु का खोज आपका डाल्टन ने किया। कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु शब्द का खोज डेमोक्रिट ने और परमाणु का खोज डाल्टन ने किया। ठीक है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया। किसका? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया? तो न्यूट्रॉन का। किसका खोज? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? आपका जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है। क्लियर हुआ। थोड़ा सा हम लोग परमाणु के बारे में बात कर ले। ठीक है। बहुत ही विस्तार पूर्वक परमाणु का खोज आपका रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। और बात करें परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन? कितने कितने? 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन आपका धनात्मक होता है और जो न्यूट्रॉन है ये आपका उदासीन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। किसने किया? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया। ठीक है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। किसने किया? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। क्लियर हुआ। थोड़ा सा और हम लोग बात कर लें। परमाणु का नाभिक, परमाणु के ये जो हो गया ये परमाणु हो गया। ठीक है। और परमाणु के बीच में क्या होता है भैया? आपका परमाणु के बीच में ये नाभिक होता है। ठीक है। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहता है। इसी को हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये जो नाभिक है ना, इस नाभिकवा का खोज ये रदरफोर्ड जी ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया। ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। ठीक है। और परमाणु के नाभिक का खोज तो वो रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्याधर झील कहाँ स्थित है। यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। ठीक है। सूर्याधर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्याधर झील कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सूर्याधर झील आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के खोपड़ी में करते हैं छेद। ठीक है। जितने भी ऑप्शन है। ठीक है। कर्नाटक, अगर आपसे कह दे कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है। मुंबई को क्या कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। क्लियर हुआ। उत्तराखंड में क्या है? तो सूर्याधर झील है। ठीक है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? तो प्रयागराज को आपको कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो प्रयागराज को कहा जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि मैं अगर
थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में ही एकदम रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार प्रश्नों के साथ, ठीक है।